हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कलांतर के बारे में। आज उसी क्रम में एक टॉपिक और छूटा हुआ है जिसका नाम है कि यदि परिपथ LCR हो, LCR परिपथ में प्रतिबाधा का फार्मूला भी उत्पन्न करना है। यानी कि जब परिपथ में प्रेरकत्व L, जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R लगा हो, तब हमें प्रतिबाधा ज्ञात करना है। LCR परिपथ की प्रतिबाधा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा में हमेशा आता रहा है। तो तैयारी अच्छे से करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अच्छे से आपको समझा रहे हैं। परिपथ में क्या लगा हो, LCR परिपथ के लिए हमें पूछा है। तो सबसे पहले एक LCR परिपथ बना लेते हैं। ये हो गया कुंडली L, ये हो गया C और ये हो गया R। LCR परिपथ हमसे पूछा है, तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करना LCR। आपको बताए हैं R के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, C के लिए और L के लिए। तो तीनों के लिए लिखिएगा। सबसे पहले लिखते हैं फॉर R, यानी प्रतिरोध के लिए आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। अर्थात आप कहते हैं कि V बराबर V0 साइन ओमेगा t और I बराबर क्या बोलते हैं, I0 साइन ओमेगा t। और ऐसे ही फॉर L, यानी कि धारी, ये आपका है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व में कौन आगे चलता है कौन पीछे, आप बताइएगा। वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है धारा से, तो हम कहते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। और धारा कितना होगी अगर I बराबर I0 साइन ओमेगा t। तीसरा देखिए फॉर, अब कौन सा बचा है C में कौन आगे चलता है, धारा आगे चलती है। कितना आगे, तो 90 डिग्री, यानी विभवांतर पीछे चल रहा है। V बराबर V0 साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। और जब I बराबर I0 साइन ओमेगा t हो, तो ये क्लियर हुआ तीनों। ये LCR परिपथ के लिए, परिपथ R के लिए विभवांतर और धारा, L के लिए विभवांतर धारा, C के लिए विभवांतर और धारा का फॉर्मूला इतना आता है। तो आप एक चीज यहां पर लिखिएगा, इसका एक ग्राफ नीचे बना देते हैं। बताइए यहां दिख रहा है, छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं। कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ बनाइएगा आप लोग। ये हो गया आपका VL माइनस VC, IL, IC और IR, ये तीनों यहां पर है। ये है VR और ये कोण बना है फाई, ये वाला है माप V, और यहां पर दिया गया है VC और ये VL माइनस VC, ये VC का ग्राफ है। तो चलिए हम लोग यहां से V स्क्वायर निकाल लेते हैं। सबसे पहले विभव V स्क्वायर बराबर होता है VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, VL माइनस VC का स्क्वायर। VR स्क्वायर बराबर VL माइनस, ये प्लस V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। तो आप सबको पता है कि VR बराबर होता है IR का स्क्वायर प्लस VL का होता है IXL। क्या होता है पता है, IXL, और VC का होता है माइनस IXC का स्क्वायर, चलिए तीनों में I कॉमन ले लें, यहां से I कॉमन ले, यहां से भी I कॉमन हो जाएगा। होगा या नहीं बताइए, I कॉमन हो जाएगा या नहीं। तो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर के रूप में I कॉमन ले लें। V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर, तो यहां बचेगा R स्क्वायर प्लस XL और माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर। इसको नीचे लाते हैं, V स्क्वायर बटे I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V स्क्वायर बटे I स्क्वायर को लिखें V बटे I, तो लिख सकते हैं यहाँ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताइए। V बटे I को हम लोग कहते हैं Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। Z बराबर कितना आ गया, R स्क्वायर अंडर रूट में प्लस XL माइनस XC का
स्क्वायर हो गया एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। यहां पर देखिए एक्सएल बराबर क्या होता है पता है, ओमेगा एल, और एक्ससी ओमेगा एल एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल और -1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये होता है। एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी का स्क्वायर आ जाएगा, और यही है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। इसे ही क्या बोलते हैं, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। यहां लिख दीजिएगा कि यही एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा है, यही एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा है। बताइए क्लियर हुआ। अब इनके बीच कोण निकाल लेते हैं, tan फाई बराबर, यहां से देखिए tan फाई बराबर यहां पर आ जाइए VL माइनस VC बटे VR, VL माइनस VC बटे VR। VL बराबर क्या होता है बताइए, IXL होता है, रख दीजिए। tan फाई बराबर ये हो जाएगा IXL और माइनस IXC बटे VR। IXL माइनस IXC बटे VR, VR के स्थान पर कर देते हैं IR। I कॉमन लीजिए, tan फाई बराबर I कॉमन लेंगे तो XL माइनस XC बटे IR, ये I से I कटेगा, tan फाई बराबर हो जाएगा XL माइनस XC बटे R। यहां से फाई बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R, tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R आ जाएगा। और XL बराबर होता है ओमेगा L, XL बराबर ओमेगा L, यहां पर लिख लीजिएगा tan इनवर्स XL बराबर ओमेगा L बटे XC बराबर 1/ओमेगा-C और बटे R हो जाएगा, 1/ओमेगा-C बटे R। नोट कर लीजिए, ये हो गया एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। और जो फाई है दोनों निकाल लिए, एक्सेल परिपथ की प्रतिबाधा और फाई दोनों हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं। कलांतर, ये कला का अंतर फाई बराबर, नोट कर लीजिए। ये एलसीआर परिपथ के बीच कलांतर का फार्मूला था। जब परिपथ में क्या लगा, एलसीआर हो तो प्रतिबाधा और कलांतर, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जितना भी आपने पढ़ रखा है इस चैप्टर में, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट करके रखिए और क्लास में लास्ट तक जरूर रुके रहिएगा, ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होती है, ये अब अपना अगला टॉपिक है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो शक्ति का मतलब आपको पता है कि किसी भी मशीन द्वारा जो कार्य करने की दर होती है या फिर मशीन के कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, मशीन की शक्ति कहते हैं। कि मशीन में कितनी शक्ति है, मशीन में कितना कार्य करने की क्षमता है, ऐसे हम लोग बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो आप बता दीजिएगा कि प्रत्यावर्ती परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, ऊर्जा के क्षय होने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को परिपथ की सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। क्लियर हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए
आपने पढ़ रखा है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या क्या पढ़े हैं? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी तथा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अभी अभी आपको पढ़ाया गया। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 कह लें तो परिपथ की शक्ति P बराबर V I हो जाएगी। तो परिपथ की शक्ति P बराबर V I। मान रखिए V का मान कितना? V नॉट साइन ओमेगा टी और इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी। T बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी। एक काम करिए, V नॉट I नॉट एक जगह कर लीजिए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। T बराबर V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इतना क्लियर हो गया या नहीं बताइए? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान होता है 1/2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान बराबर 1/2 होता है। तो इसके स्थान पर 1/2 रख देंगे, यानी P बराबर 1/2 I नॉट V नॉट। P बराबर 1/2 I नॉट V नॉट हो गया। इसके आगे अब यहां पर देखिए P बराबर V नॉट बटे √2 गुणे I नॉट बटे √2 कह सकते हैं, क्योंकि देखिए I नॉट V नॉट अपने स्थान पर है, √2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। और P बराबर V नॉट बटे √2 VRMS और I नॉट बटे √2 IRMS ये निकाला गया था। बताइए VRMS गुणे IRMS धारा का वर्ग माध्य मूल मान और विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, ये गुणनफल हो जाता है शक्ति का। P बराबर VRMS गुणे IRMS और शक्ति है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं बताइए? प्रत्यावर्ती धारा के लिए V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो परिपथ की शक्ति P बराबर V I और V नॉट साइन ओमेगा टी V के स्थान पर, I नॉट साइन ओमेगा टी I के स्थान पर। दोनों को पास पास कर लिया और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होता है वो 1/2 होता है। 2 को √2 में बांटकर दोनों को बराबर बराबर दे दिए। और आपको पता है V नॉट बटे √2 बराबर होता है VRMS और I नॉट √2 बराबर होता है IRMS वाट। ये हो गई शक्ति के लिए या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला। नोट कर लीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसको मिटा दें। अगली हेडिंग है परिपथ का सामर्थ्य, परिपथ की सामर्थ्य अथवा शक्ति। परिपथ की सामर्थ्य अथवा शक्ति, जब परिपथ में क्या क्या चीजें लगी हों उनके बारे में हम लोग देखेंगे। 2-3 चीजें अलग अलग लिखिए। प्रत्यावर्ती या परिपथ की सामर्थ्य अथवा शक्ति, परिपथ की सामर्थ्य अथवा शक्ति, परिपथ की सामर्थ्य अथवा शक्ति जब परिपथ में प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व लगा हो। जब परिपथ में प्रतिरोध R एवं प्रेरकत्व L लगा हो, एवं प्रेरकत्व L लगा हो, तब परिपथ की शक्ति का फार्मूला क्या होता है? यानी कि परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य जब परिपथ में प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व लगा हुआ होता है। चलिए मिटा दें इसको। अब बताइए जब परिपथ में प्रतिरोध लगा होता है तब आपने V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ा है और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ा है। और जब परिपथ में L यानी कि प्रेरकत्व लगा होता है तो आपने पढ़ा है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, या प्लस फाई आप कह सकते हैं, फाई के बदले में आपने पाई/2 लिया था। आपको यह बताया गया था कि जब परिपथ में प्रतिरोध और L यानी कि प्रेरकत्व लगा होता है तो कालांतर में
कालांतर में आप कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से फाई कोण अग्रगामी होता है। लिख लीजिए, यहां पर अगर लिखना हो तो लिखिए, जब परिपथ में प्रेरकत्व, जब परिपथ में प्रेरकत्व L एवं प्रतिरोध R लगा होता है, प्रतिरोध R लगा होता है, प्रतिरोध R लगा होता है, तो या परिपथ में प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R लगा होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से, प्रत्यावर्ती धारा से फाई डिग्री अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। अर्थात आप कह दीजिए V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो I बराबर क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? 90 डिग्री अग्रगामी हो गया या फिर 5 डिग्री अग्रगामी हो गया। परिपथ की शक्ति होती है P बराबर वी आई, पता है सबको। चूंकि P बराबर वी आई तो V के स्थान पर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 और I के स्थान पर I नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ इंटू लगा था। इतना क्लियर हुआ? V नॉट I नॉट कॉमन ले लें या फिर दोनों तरफ से देखिए क्या निकल रहा है, यहां पर गुणा है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 I नॉट साइन ओमेगा टी। इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, V नॉट I नॉट को बगल में रख लेते हैं ऐसे, V नॉट I नॉट बचेगा कितना, साइन ओमेगा टी प्लस 5 और इंटू साइन ओमेगा टी। ये हो गया P बराबर V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हो गया P बराबर V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 और साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को बगल में लाते हैं, P बराबर V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ये वाला साइन ओमेगा टी यहाँ रखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 5। और अब यहां पर देखिए एक फार्मूला लगेगा, साइन A प्लस B। ये वाला ऐसे लिखिए, V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ये होता है साइन A इंटू कास B प्लस कास A इंटू साइन B। तो साइन A यानी ओमेगा टी इंटू कास B यानी कि कास 5 प्लस कास A यानी कि कास ओमेगा टी और फिर साइन B यानी कि साइन 5 हो गया। ये फार्मूला होता है साइन A इंटू कास B प्लस कास A इंटू साइन B। इतना आ गया। P बराबर V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, P बराबर V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कास ओमेगा टी साइन 5। इनका गुणा कर देते हैं इधर, P बराबर V नॉट I नॉट। देखिए V नॉट I नॉट को ऐसे रहने देते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास 5 प्लस ये वाला साथ में हो जाएगा, देखिए साइन ओमेगा टी का ओमेगा टी कास ओमेगा टी और साइन 5 तीनों एक साथ चले जाएंगे। कितना हो जाएगा ये वाला, देखिए साइन ओमेगा टी इंटू साइन 5 और इंटू कास ओमेगा टी। यहाँ एक काम करते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं इस वाले में, और ये पूरा इतना भाग है। बताइए इतना समझ में आया? हमने 2 से गुणा कर दिया और 2 से क्या किया, भाग भी कर दिया। तो यहाँ एक चीज आप देखिए, 2 साइन A इंटू ये वाला 2 साइन A इंटू साइन B बना है। कितना बना है, 2 साइन A इंटू, या ऐसे करते हैं इस वाले को आगे रखते हैं, इसको पीछे रहने देते हैं, कास ओमेगा टी इंटू साइन 5। तो कह देंगे 2 साइन A इंटू कास A यानी कि 2 साइन A इंटू कास A साइन 2A का फार्मूला है। P बराबर V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास 5 और प्लस ये 1/2 साइन 2A का फार्मूला है 2 ओमेगा
टी इंटू साइन फाई हो गया, साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई बन गया। अब यहां एक चीज देखिए, P बराबर वी नाट आई नाट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस 1/2 और उसके बाद साइन 2 ओमेगा टी और साइन फाई। एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए याद रखिएगा जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है उसके बराबर कितना हो जाता है पता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 तथा साइन 2 ओमेगा टी बराबर 0, साइन 2 ओमेगा टी बराबर कितना 0। अब मान रख देना है यहाँ पर, तो P बराबर बन जाएगा वी नाट आई नाट साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर 1/2 कास फाई प्लस 1/2, ये वाला 0 तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 0। P बराबर वी नाट आई नाट बटे √2 और इंटू कास फाई। P बराबर ये होता है वी आर एम एस और ये होता है आई आर एम एस कास फाई, ये बन गया। P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई हो गया। ये हो गया आपका परिपथ की सामर्थ्य अथवा शक्ति जब परिपथ में प्रतिरोध R एवं प्रेरकत्व L लगा होता है। आपको पता है कि परिपथ में प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R लगा हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से फाई डिग्री अग्रगामी होता है, ये समीकरण होगा। और P बराबर वी आई फार्मूला लगाएंगे, वी आई और साइन ये कॉमन इधर ले लिए, साइन ए प्लस बी बना, यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग कर दिए, 2 साइन ए का फार्मूला बन गया। और एक पूरे चक्कर के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 होता है और साइन 2 ओमेगा टी बराबर 0, हल कर देंगे तो P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कास फाई आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद फिर यहाँ पर कालांतर ओ कास फाई या फिर हम लोग यही कास फाई का मान याद कर लेते हैं। इधर का मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए देखिए, हम लोग यहां से अब कास फाई की गणना करने वाले हैं। ये याद रखिएगा, P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई हो जाएगा। कास फाई को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। यहां से देखिए, कास फाई को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। कास फाई को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। और एल आर परिपथ के लिए, एल आर परिपथ के लिए कास फाई बराबर वी आर बटे वी, वी आर बराबर आई आर आप लोगों ने पढ़ा है। वी आर बराबर कितना आई आर बटे V बराबर आपने पढ़ रखा है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस आई आर, जिसे हम लोग कहते हैं आई एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। वी आर बराबर क्या होता है फिर आई आर, तो यहाँ आई आर लिख देंगे और ये आई एक्सएल हो जाएगा, लिख दें। चलिए देखिए, आई आर बटे अंडर रूट ये होता है आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्सएल का स्क्वायर। यहां पर देखिए फिर से इधर आई स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आई, तो आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और यहाँ पर आई, तो ये आई से आई कट जाएगा। कास फाई बराबर आ जाएगा आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये है शक्ति गुणांक। और एक्सएल बराबर आप लोगों ने पढ़ा ओमेगा एल होता है, तो इसी को कह सकते हैं आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। ये है शक्ति गुणांक का फार्मूला। क्लियर हुआ? शक्ति गुणांक का ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए और बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग वाटहीन धारा पर चर्चा करते हैं। वाटहीन धारा, चौक कुंडली और ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर भी इसी में आप लोग सीखेंगे, बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए वाटहीन धारा देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, बताइए आगे लिखिएगा वाटहीन धारा। अगली हेडिंग है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा क्या होती है, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। हेडिंग लिखिए वाटहीन धारा। तो बताइएगा परिपथ में जब प्रेरकत्व यल लगा होता है, परिपथ में प्रेरकत्व यल अथवा धारिता सी लगी होती है, तो परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उसे ही वाटहीन धारा कहते हैं। लिखिए मत, वैसे समझ लीजिए कि परिपथ में प्रेरकत्व यल लगा हो और साथ ही साथ आपको धारिता सी बोला गया कि धारिता सी लगी हो, तो परिपथ में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। बस अगला हेडिंग जो अगली आपको पढ़ना है वो है चोक कुंडली। चोक कुंडली, इसको अच्छे से समझिएगा। चोक कुंडली क्या होती है, क्लास 12th में आपसे पूछा जाता है चोक कुंडली का सिद्धांत ये क्या होती है। चलिए समझिए। तो आप बताइएगा कि जो चोक कुंडली होती है वो एक ऐसा उपकरण होता है, चोक कुंडली एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा को, परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा या बिना क्षय किए, प्रत्यावर्ती धारा को बिना क्षय किए नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। चोक कुंडली एक ऐसा उपकरण होता है, लिखिए चोक कुंडली एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा को, परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बिना क्षय किए, बिना क्षय किए नियंत्रित किया जा सकता है। चोक कुंडली एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बिना क्षय किए हुए नियंत्रित किया जा सकता है, बिना क्षय किए नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर हुआ कि चोक कुंडली क्या होती है। चोक कुंडली एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा को बिना क्षय किए नियंत्रित किया जा सकता है, चोक कुंडली कहलाती है। और आगे बताइएगा, इसमें नर्म लोहे की पटलित क्रोडें लगी होती हैं, इसमें नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है, इसमें नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है जिसके ऊपर कापर के ऑक्सीकृत तार, आप बताएंगे कि लपेटे होते हैं। पटलित क्रोड होती है जिस पर कापर के मोटे तार को लपेट दिया जाता है, जिस पर क्या किया जाता है, कापर के मोटे तार को लपेट दिया जाता है। क्लियर हुआ कि चोक कुंडली एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बिना क्षय किए हुए नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है जिस पर कापर के मोटे तार को लपेट दिया जाता है, जिससे यह युक्ति एलआर परिपथ की तरह कार्य करने लगती है, जिससे यह युक्ति एलआर परिपथ की तरह कार्य करने लगती है, एलआर परिपथ की तरह कार्य करने लगती है। समझ में आ गया।
क्या करेंगे, कॉपर के पटलित यानी कि लोहे की पटलित क्रोडों के ऊपर कॉपर के मोटे तार लपेट देंगे, जिससे यहाँ पर जो युक्ति बनेगी एलआर परिपथ की तरह कार्य करने लगेगी, जिसे चौक कुंडली के नाम से जाना जाता है। कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर कॉपर के ये पटलित क्रोडों यानी कि पटलित क्रोड के ऊपर कॉपर के ऑक्सीकृत तार को लपेट दिए हैं, और यहां से ये दर्शा रहा है कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रही है। क्या बह रही है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा। और परिपथ पूर्ण होगा तो ये बल्ब क्या होगा, लैंप यानी बल्ब जल उठेगा। चलिए एलआर परिपथ के लिए शक्ति या सामर्थ्य सिद्ध कर देते हैं। एलआर परिपथ के लिए शक्ति या सामर्थ्य P बराबर क्या होता है बताइए, वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई, यही पढ़े थे आप लोग, वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई। कास फाई के स्थान पर आपने पढ़ा आर बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। चलिए रखते हैं P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस, और यहाँ आर बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। इतना आपने पढ़ा है, बताइए। ओमेगा एल का स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आप कहेंगे। परिपथ में कॉपर का मोटा तार प्रयुक्त किया गया है। परिपथ में कॉपर का मोटा तार प्रयुक्त किया गया है। परिपथ में कॉपर का मोटा तार प्रयुक्त किया गया है, जिसका प्रतिरोध लगभग शून्य माना जाता है। जिसका प्रतिरोध लगभग कितना माना जाता है, शून्य, लगभग शून्य माना जाता है। कॉपर का तार प्रयोग किया गया है जिसका प्रतिरोध लगभग शून्य माना जाता है, तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो करिए P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस, वी आर एम एस आई आर एम एस, आर के स्थान पर 0 बट्टे 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा 0। P बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 0। और यही हो गया। देखिए बिना शक्ति थोड़ा सा भी यहाँ बहने वाली धारा बिना क्षय किए, यानी कि थोड़ी सी भी क्षय नहीं हुई, परिपथ में ऊर्जा थोड़ी सी भी क्षय नहीं हुई है, यानी शक्ति बराबर 0 है, तो ये चौक कुंडली पर आधारित उपकरण हमने सिद्ध कर दिया कि चौक कुंडली में कोई भी धारा या फिर कोई भी ऊर्जा क्षय नहीं होती है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर पर चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट युक्ति है। नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग ट्रांसफार्मर पर आगे बढ़ते हैं और ट्रांसफार्मर को अच्छे से सीखते हैं। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखिएगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, ये अब आपको सीखना है। लिखिए सब लोग, ट्रांसफार्मर। आप लोग बताइए ट्रांसफार्मर क्या होता है, कमेंट करके बताइए ट्रांसफार्मर क्या होता है। हेडिंग लिखिए ट्रांसफार्मर। लिखिए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बताएंगे एक ऐसा उपकरण है जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाया और घटाया जाता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बता दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो अन्योन प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें नर्म लोहे की पटलित क्रोडें लगी होती हैं, पटलित
करोड़ें लगी होती हैं, जिसके आमने सामने की भुजाओं पर क्या किया जाता है, इस आमने सामने की भुजाओं पर कॉपर के तार लपेट दिए जाते हैं। समझिएगा, अभी एक बार सुन लीजिए। तांबे की ये लोहे की पटलित करोड़ें लगी होंगी, उसके ऊपर आमने सामने की भुजाओं पर कॉपर का तार लपेट दिया जाता है, और जिनमें से एक भुजा को प्राथमिक कुंडली और दूसरे भुजा को द्वितीयक कुंडली के नाम से जाना जाता है, और कार्यविधि के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। चलिए इसी चीज को लिखते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से या फिर जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, एवं इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाया घटाया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्या बताएंगे? ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसमें नर्म लोहे की पटलित करोड़ें लगी होती हैं। इसमें नर्म लोहे की पटलित करोड़ लगी होती है, जिसके ऊपर आमने सामने की भुजाओं पर कॉपर के तार लपेट दिए जाते हैं। आमने सामने की भुजाओं पर कॉपर के तार लपेट दिए जाते हैं, कॉपर के तार लपेट दिए जाते हैं। इसमें नर्म लोहे की पटलित करोड़ लगी होती है, जिसके ऊपर आमने सामने की भुजाओं पर कॉपर के तार लपेट दिए जाते हैं, जिसमें से एक भुजा को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी भुजा को द्वितीयक कुंडली के नाम से जाना जाता है। जिसमें से एक भुजा को प्राथमिक कुंडली एवं दूसरी भुजा को द्वितीयक कुंडली के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक कुंडली के नाम से जाना जाता है। दो भुजाओं पर आमने सामने की भुजाओं पर कॉपर की ऑक्सीकृत तार लपेट दिए जाते हैं, जिनमें से एक भुजा को प्राथमिक कुंडली और दूसरी भुजा को द्वितीयक कुंडली के नाम से जाना जाता है। कार्यविधि के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कार्यविधि के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं। उच्चाई और अपचाई कहते हैं। नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर। दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप
स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी इतना याद रखिएगा कि उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ये बताइए ट्रांसफार्मर क्लियर हुआ? अब क्या बताएंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है एवं इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा या परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आगे बताइएगा कि इस पर या फिर यह ये लोहे के, नर्म लोहे की क्रोड से मिलाकर बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया ना, इसमें नर्म लोहे की पतली क्रोडें लगी होती हैं जिसके ऊपर आमने सामने की भुजाओं पर कॉपर के तार लपेट दिए जाते हैं, जिसमें से पहली भुजा को प्राथमिक कुंडली और दूसरी भुजा को द्वितीयक कुंडली के नाम से जाना जाता है। कार्यविधि के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर एक एक ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मरों के बारे में पढ़ लेते हैं। आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में पहला प्रकार लिखिए उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहला प्रकार लिखिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। हेडिंग लिखिए नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो आपको ये याद रखना है कि वही कुंडली बदलेगी दोनों की, ट्रांसफार्मर वही रहेंगे, बस कुंडली बदलेगी और कुंडली बदलने के बाद ही उनकी जो कार्य करने की विधि होगी वो भी बदल जाएगी। उच्चाई ट्रांसफार्मर आप याद रखिएगा एक ऐसी युक्ति होती है जो निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का कार्य करता है। यह जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है ये एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है कि जो निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा होती है उच्च वोल्टेज की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदल देने का कार्य ये ट्रांसफार्मर करता है। और इसकी जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें मोटे मोटे कॉपर के तार लपेटे हुए होते हैं और प्राथमिक कुंडली में मोटे कॉपर के तार लपेटे जाते हैं और इनकी संख्या कम होती है, तथा द्वितीयक कुंडली में पतले तार लपेटे जाते हैं, इनकी संख्या अधिक होती है। कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे आप बना रहे हैं तो यहाँ पर ये कॉपर के मोटे तार लपेटे जाएंगे और इधर कॉपर के पतले पतले ढेर सारे तार लपेट दिए जाएंगे। ऐसे ये दोनों कुंडलियां इस प्रकार से बनाई जाती हैं। यह प्राथमिक ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें पहले कुंडली में कॉपर के तार के फेरों की संख्या कम होती है क्योंकि ये तार मोटे होते हैं, और दूसरी कुंडली में कॉपर के तार के फेरों की संख्या अधिक होती है क्योंकि ये पतले होते हैं। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। लिखिएगा ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर यह एक ऐसा उपकरण या एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च
वोल्टेज की दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा उच्च वोल्टेज की दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। यह एक ऐसी युक्ति है, इसकी सहायता से निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। इतना क्लियर हुआ। उच्च वोल्टेज की निर्बल या दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। इस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में मोटे कॉपर के तार के फेरों की संख्या कम होती है। क्या लिखेंगे? प्राथमिक कुंडली में कॉपर के मोटे तार के फेरों की संख्या कम एवं इस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में कॉपर के तार के फेरों की संख्या कम तथा एवं द्वितीयक कुंडली में कॉपर के पतले तार के फेरों की संख्या अधिक होती है। फेरों की संख्या अधिक होती है। आपको ट्रांसफार्मर बनाना सिखा रहे हैं। अधिक होती है। क्लियर हुआ कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में मोटे कॉपर के तार के फेरों की संख्या कम तथा द्वितीयक कुंडली में पतले कॉपर के तारों की संख्या अधिक होती है। और ये P का मतलब प्राथमिक हो गया, S का मतलब सेकेंडरी। यहां पर कुछ लोहे की क्रोडें रखी जाएंगी। बना लीजिए, ये प्राथमिक ट्रांसफार्मर है। अब हम लोग द्वितीयक ट्रांसफार्मर देखते हैं, इसको बना लीजिएगा। इसी में हम संशोधन करेंगे, लिख लीजिए। उसके बाद फिर द्वितीयक ट्रांसफार्मर पर चलते हैं। देखिए स्टेप अप तो हो गया, समझ भी गए होंगे। अब स्टेप डाउन पर चलते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये भी हम लोग अभी देखेंगे कि अगर ये क्या काम करता है कि जो प्रबल प्रत्यावर्ती धारा दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, और दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा को प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलना हो तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से क्या करेंगे, उच्च वोल्टेज कर देंगे। यहां पर उच्च वोल्टेज की दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। इस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में यहां पर कॉपर के पतले तार के फेरों की संख्या अधिक रखी जाएगी एवं द्वितीयक कुंडली में कॉपर के मोटे तार के फेरों की संख्या कम होती है। मोटे तार के फेरों की संख्या कम होती है, ये चीज आपको याद रखना है। वही चीजें हैं, बस यहाँ पर तार के जो फेरों की संख्या है उनको घटा और बढ़ा देना है, इनकी कार्यविधि बदल जाएगी। यहाँ पर पतले तार के फेरों की संख्या ढेर सारी कर देंगे और यहाँ पर मोटे तार के फेरों की संख्या कम रखेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली बन गई। यहाँ पर ये ऐसे क्रोडें भर दीजिए, बस ये बन गया द्वितीयक ट्रांसफार्मर। अब बताइए, घर में आने वाला जो वोल्टेज होता है वो 220 तक रखा जाता है, तो वोल्टेज कम होता है या अधिक? ट्रांसफार्मर पावर हाउस से वोल्टेज बढ़ाकर और धारा घटाकर वहां से यानी प्रत्यावर्ती धारा को दुर्बल करके भेजा जाता है। उच्च वोल्टेज पर धाराएं आती हैं वहां से पावर हाउस से, और उसके बाद पावर हाउस पर लगे ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टेज की धारा तारों में भेजा जाता है और
वो दुर्बल धारा होती है, चलते हुए आती है और उसके बाद फिर जब यहाँ पर आपके घरों के पास में लगे ट्रांसफार्मर में पहुंचती है तो वहां पर फिर से उस उच्च वोल्टेज की धारा को निम्न वोल्टेज करेगा। जो उच्च वोल्टेज की धारा आ रही थी उस वोल्टेज को क्या करेगा, उच्च वोल्टेज की दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है और उसके बाद फिर वो धारा घरों तक आती है। ऐसे दोनों में परिवर्तन किया जाता है। चलिए यहां हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली में तार के, यहां पर इतना समझ में आ गया, इसके आगे बढ़ा जाए। लिखिए प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल ईपी हो तो उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल ईपी, पी का मतलब प्राइमरी हो तो ईपी बराबर क्लास, इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है एन डी फाई अपॉन डी टी, तो माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा, एन पी डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली के लिए लिख लेते हैं। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए ई एस बराबर माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 2 हो गया। ई एस बराबर माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 यानी कि ई एस बटे ई पी बराबर हो जाएगा माइनस एन एस डी फाई बटे डी टी बटे एन पी डी फाई बटे डी टी। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा कितना, ई एस बटे ई पी बराबर एन एस बटे एन पी, ई एस बटे ई पी बराबर एन एस बटे एन पी हो जाएगा। या फिर इसी ई को हम लोग बोलते हैं विभवांतर, तो वी एस बटे वीपी बराबर एन एस बटे एन पी, यानी कि यस, एन का मतलब है नंबर और वी का मतलब विभवांतर और यस का मतलब सेकेंडरी, पी का मतलब प्राइमरी। और ये पूरा का पूरा जो होता है निकाय, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये आर के बराबर होता है। ये पूरा का पूरा निकाय किसके बराबर होता है, आर के बराबर हो जाएगा, जहां आर कह देंगे कि एक अनुक्रमानुपाती नियतांक या फिर ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात है, जिसे हम लोग परिणमन अनुपात हिंदी में कहते हैं। जहां आर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या फिर आप हिंदी में बोलें परिणमन, परिणमन अनुपात, जहां आर क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे हम लोग कहते हैं परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। नोट करिए, ये आपका हो गया स्टेप डाउन और स्टेप अप। ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात ज्ञात करना हो तो वी एस बटे वीपी बराबर एन एस बटे एन पी लगा दीजिएगा, आ जाएगा। और 2-3 चीजें और यहाँ पर याद रखिएगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो परिणमन अनुपात होता है उसका मान कितना होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान कितना होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए यहां पर देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो परिणमन अनुपात होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से बड़ा होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से कम होता है। यानी परिणमन अनुपात निकालेंगे जब आपको 1 से बड़ा मान प्राप्त हो तो कह दीजिएगा कि ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है।
परिणामान अनुपात निकालेंगे जब एक से छोटा मान प्राप्त हो, कह दीजिए अपचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है, इस चीज को नोट करिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, ये समझ में आ गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए परिणामान अनुपात 1 से अधिक होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए परिणामान अनुपात 1 से कम होता है। और थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, उसके बाद फिर जो पॉइंट बचा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है उसको लिखिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति, आप कह सकते हैं निवेशी शक्ति का मान निर्गत शक्ति के मान के बराबर होता है। निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति का मान निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति के बराबर होता है, यानी कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति के बराबर होता है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, आप कह सकते हैं इनपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, किसके लिए? ट्रांसफार्मर के लिए। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी कि VSIS इज इक्वल टू VPIP, VPIP। S का मतलब सेकेंडरी, P का मतलब प्राइमरी, और VSIS इज इक्वल टू VPIP, आप कह सकते हैं VS बटे VP इज इक्वल टू IS बटे IP इज इक्वल टू, यहां पर आप लोग अभी एक संबंध लिखे थे, या आप ऐसे कह सकते हैं ये ऊपर रहेगा, VPIP बटे VS, VS बटे VP, VS बटे VP बराबर IP बटे VS IS, IP बटे IS। देखिए I वाला यहां पर जाएगा IS, और इसके बराबर होता है NS बटे NP बराबर R, NS बटे NP बराबर R के होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालना हो तो चलिए लिखते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर होता है, दक्षता को हम लोग ईटा से प्रदर्शित करते हैं, बराबर निवेशी शक्ति बटे ये निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ईटा बराबर निर्गत शक्ति यानी आउटपुट पावर, निर्गत शक्ति को क्या कहते हैं? आउटपुट पावर। ईटा बराबर आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, इनपुट पावर। ईटा बराबर हो जाएगा आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, आउटपुट पावर यानी VSIS, या इसको उल्टा भी आप लोग लिख सकते हैं, इस वाले को कैसे भी लिखिए, दोनों बराबर है। यहां पर चलिए कर ही देते हैं, आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर, आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर। तो यहां पर रखिए आउटपुट पावर कितना है, VSIS बटे VPIP। ईटा बराबर VSIS बटे VPIP हो जाएगा, और अगर दक्षता प्रतिशत में निकालनी हो, ईटा परसेंट बराबर VSIS बटे VPIP इंटू 100, ये हो गया परसेंट में दक्षता का फार्मूला। और यहां से ये आपका टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसकी दक्षता क्या आएगी, और स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए परिणामान अनुपात का मान कैसे पहचानेंगे, परिणामान अनुपात से कि कौन सा मान किसके लिए प्रयोग किया गया है। चलिए कंप्लीट हो गया सेशन। अब आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, या हो सकता है इसी का न्यूमेरिकल हल करें। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम है तो थोड़ी सी लापरवाही नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।